दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 9। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था किस कार्य के लिए। तो सही उत्तर है कैबिनेट मिशन दोस्तों सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत भेजा गया था। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। इसमें भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टीफर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने किया था और इस मिशन का उद्देश्य सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सही सुमेलित नहीं है जो है ऑप्शन बी है। ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं बल्कि ओणम जो है ये केरल का त्यौहार है। और बिहू असम का सही सुमेलित है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, सही सुमेलित है। और बैसाखी पंजाब में। तो ये सब सही सुमेलित हैं, जबकि ऑप्शन बी जो दिया है ओणम आंध्र प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ओणम जो है वो केरल राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो उत्तर है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ शब्दों के जो है उसमें पर्यायवाची के टाइप दे दिया गया है। सर्वसत्तावादी का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष की जगह पे कभी कभी धर्मनिरपेक्ष भी आता है, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्रियों में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। तो देखिए इसमें है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और चरण सिंह। तो जो भारत के प्रधानमंत्रियों का सही क्रम है, सबसे पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू, तो 2 आ जाएंगे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी का कार्यकाल है, इंदिरा गांधी 1 हो जाएगा। उसके बाद मोरारजी देसाई 3 और फिर चरण सिंह। तो 2 1 3 4 देख लीजिए, 2 1 3 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। आपको बताना है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष। तो सही उत्तर है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 65 वर्ष है, जबकि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का बर्खास्त करता है, निर्वाचन करता है, चयन करता है या फिर नियुक्ति करता है। तो सही उत्तर है चयन करता है। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जो है ये अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का चयन करता है यानी सिलेक्शन देता है। उन्हें नियुक्ति या बर्खास्त करने का अधिकार यूपीएससी को नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो आप जानते हैं महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल जो होता है वो दोस्तों किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है और उसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ये केंद्र सरकार का जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नीपर यूक्रेन ये सही सुमेलित है। पो नदी इटली सही सुमेलित है। राइन जर्मनी ये भी सही सुमेलित है। रोन नदी स्पेन ये आपका ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रोन नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहती है और भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, आपको बताना है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। पहली बार चीन के आक्रमण के समय 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है। दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के समय, और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के समय जो है, ये 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है वो किस उत्पत्ति का है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, जो भारत का लक्षद्वीप समूह है दोस्तों, ये प्रवाल उत्पत्ति का है। और भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन, महाराष्ट्र और कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की धारणा कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सभी प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए बोर्नियो द्वीप। दोस्तों, ये जो बोर्नियो द्वीप है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित ये द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। तो देखिए, बोर्नियो द्वीप समूह ये 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये था दोस्तों 61वां संविधान संशोधन, और ईयर क्या है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, हिमालय, किलिमंजारो, एटना या अरावली। तो सही उत्तर है अरावली। दोस्तों, अपर्दन प्रक्रियाओं द्वारा जब कोई पर्वत कटकर सपाट या नीचे हो जाता है तो उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और उच्चतम न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीश के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न सामान्य भूगोल से है, गुरु पर्वत शिखर चोटी कौन से राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है राजस्थान। देखिए, राजस्थान में गुरु पर्वत शिखर चोटी स्थित है, और ये राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं होती है। तो ये कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, आपको बताना है। देखिए, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपी पठार। तो सही उत्तर है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो दोस्तों, मेयर जो होता है, मेयर नगर पालिकाओं में देखा जाए, नगर पालिकाओं की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, और मेयर का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। हमारा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान है। राजस्थान पहले नंबर पर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर कर्नाटक और तमिलनाडु चौथे स्थान पर हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4, 2। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है।
देखिए, कृष्णा की सहायक नदी है दोस्तों भीमा नदी, याद कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र की सहायक तीस्ता नदी है। गोदावरी की सहायक दोस्तों इंद्रावती है। और यमुना की सहायक चंबल नदी है। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, ये कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर है कश्मीर, हिमालय में। दोस्तों, जाफरान यानी केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी या बुदूर मिट्टी में उपजाई जाती है। ये ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो सही उत्तर है 1992। दोस्तों, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 में एक अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त किया गया था और इसमें एक अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाएं यानी प्रोसेसेस ऑफ सॉइल इरोजन का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों, मृदा अपरदन की प्रक्रियाओं का सही क्रम जो होता है उसमें आस्फाल अपरदन, परत अपरदन, रिल अपरदन और नलिका अपरदन और उसके बाद धारा चैनल अपरदन होता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आस्फाल, परत, रिल और नलिका अपरदन ये मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। उष्णकटिबंधीय वन, दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन जो हैं ये हमारे यहाँ साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष जो हैं ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा कच्छ वनस्पति आप जानते हैं सुंदरवन पश्चिम बंगाल में अधिक मात्रा में और पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर इस आधार पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4, 2, 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। मिदनापुर नहर, कंसावती नदी या कसाई नदी सही सुमेलित है। तवा प्रोजेक्ट ये कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि तवा नदी पर बनाया गया है। तो देखिए, तवा प्रोजेक्ट ये आपका सही सुमेलित नहीं है। मेट्टूर डैम कावेरी नदी पर और उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर गुजरात में है। तो सही उत्तर तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि तवा नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं? तो इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं? तो देखिए, संविधान की मूल अनुसूची में जो है 14 भाषाएं थी, जिसमें 8 अन्य भाषाएं समय समय पर जोड़ी गई हैं। तो 8 भाषाएं कौन सी हैं? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो देखिए, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। अब इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। तो जो जोड़ी गई भाषाएं हैं 8 भाषाओं में से 4 यहाँ पे हैं, सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। इसके अलावा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भी विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा इसमें जोड़ी गए हैं। अगला प्रश्न है, किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है? तो देखिए, 2 फसलें हैं, गेहूं और गन्ना। गेहूं और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे संविधान में आर्थिक योजना या इकोनॉमिक प्लानिंग शामिल है किसमें? तो सही उत्तर है, हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत देखिए समवर्ती सूची में आर्थिक योजना को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है और अपवाह की दृष्टि से ये संसार की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, फान आल्प्स पर्वत सही सुमेलित है। बोरा पोलैंड में सही सुमेलित। मिस्ट्रल राइन घाटी में बहने वाली स्थानीय पवन है और खमसिन जो है मिस्र में दे रहे हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, खमसिन जो है इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है दोस्तों, बी बोरा जो है ये पोलैंड में नहीं बल्कि इटली का भाग प्रभावित होता है। 31 का आपका ऑप्शन बी सही सुमेलित हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोरा एक शुष्क, ठंडी और तीव्र गति से चलने वाली पवन है जो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर चलती है और इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। खमसिन मिस्र में चलने वाली जो है हवा है।
टैगा वन विशिष्टता है किस क्षेत्र की? देखिए, भूमध्य रेखी, उष्णकटिबंधी, उपोष्णकटिबंधी या समशीतोष्ण क्षेत्र की। तो सही उत्तर है दोस्तों शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम को टैगा वन बायोम भी कहा जाता है। ये बायोम शीतोष्ण बायोमों की प्रमुख विशेषता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, समशीतोष्ण क्षेत्र। टैगा वन समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। तो देखिए, शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा बेगम ने भी आगरा में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, और शाहजहां ने लाल किले में जो है दोस्तों शाहजहां द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील प्रसिद्ध क्षेत्र है किसके लिए? तो उत्तर है लौह अयस्क भंडार के लिए। देखिए, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अपलेशियन क्षेत्र कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कालगुर्डी और कूलगार्डी दोस्तों, कालगुरली और कूलगार्डी ये जो है सोना खनन या स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कूलगार्डी सोना खनन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, चिक्विकमाटा यानी चिली में निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, चिक्विकमाटा चिली में स्थित है, जो कि तांबा यानी कॉपर खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय सरकारों में जनता की सहभागिता या भागीदारी से है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दोस्तों 1938 में, डेट याद रखिएगा, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है? कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। तो सही उत्तर है कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोयला एक उदाहरण है किसका? किस प्रकार की शैलों का उदाहरण है कोयला? तो सही उत्तर है दोस्तों, कोयला अवसादी या परतदार चट्टानों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर है दोस्तों, जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत 10वें स्थान पर है, और जर्मनी में जारी की गई ये क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान मिला है, और इंडेक्स में शीर्ष 3 स्थान खाली हैं। स्वीडन चौथे रैंक के साथ सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए, भारत यहाँ पर 10वें स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, BARI दोस्तों, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का संबंध किस देश की विदेश नीति से है? तो उत्तर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की विदेश नीति से संबंधित है, और इसके तहत चीन प्राचीन सिल्क मार्ग को पुनः विकसित कर रहा है। अगला प्रश्न है, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही है? नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर देखिए समिति बनाई जाती है, सही नहीं है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी सही नहीं है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्तियों को समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही नहीं है। और वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, ये भी सही नहीं है। तो दोस्तों इसकी व्याख्या आप देख लीजिए कि प्रत्येक नगर निगम में जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड समिति में उसमें शामिल वार्डों से निर्वाचित पार्षद इसके सदस्य होंगे। प्रत्येक वार्ड समिति में उसमें शामिल वार्डों से निर्वाचित पार्षद इसके सदस्य होंगे। वार्ड समिति में निर्वाचित पार्षदों का देखा जाए दोस्तों, तो वार्ड समिति में निर्वाचित पार्षदों के अतिरिक्त कोई वार्ड समिति के कार्य क्षेत्र में रहने वाले ऐसे 2 व्यक्तियों की अनुशंसा पर महापौर द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका उपर्युक्त 1, 2, 3 आपके सही हैं। देखिए 1, 2 और 3 आपके सही हैं। वार्ड समिति के अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।
ये आपका सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है हम्पी विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मौजूद हैं। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। अगला प्रश्न है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में किस गैस के कारण वृद्धि होती है। तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस है। इसके अलावा जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है रेड डेटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा किया जाता है। इसमें विलुप्त प्राय प्रजातियों को रखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारण है। तो सही उत्तर है सागरी जल के तापमान में सामान्य वृद्धि जो है। ये दोस्तों सागरों में जो समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि है, इसमें देखिए सागरीय में प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारण समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि है। और इसमें वैश्विक उष्मन सहित पर्यावरण के दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों ही घटित होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए सागरी जल के तापमान में सामान्य वृद्धि जो है ये प्रवाल विरंजन का महत्वपूर्ण कारण है। अगला प्रश्न है भारत में मैंग्रोव या ज्वारी वनस्पति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो सही उत्तर है ज्वारी वनस्पति डेल्टा क्षेत्रों और समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इनको मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त किसे होता है। तो उत्तर है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं और सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर जिसको ओमनीवोरस कहा जाता है ये सर्वोच्च या उच्चतम पोषण स्तर पर उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र या जो संक्रमण क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। दोस्तों दो भिन्न समुदायों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी के ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है और ये वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों को जो है समाप्त करना या उनको प्रयोग से हटाना है। अगला प्रश्न है भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1992 यानी 1992 में भारत में हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक आवासों में दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए हाथी परियोजना या प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग जो है निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़ और मऊ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर बस्ती से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये दोस्तों किन जिलों से, लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ होते गाजीपुर तक जाएगा, बस्ती से नहीं गुजरेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके अलावा जलवाष्प तथा मीथेन और ओजोन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये जो है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान देते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है। तो उत्तर है दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे 165.537 किलोमीटर लंबा ये मार्ग ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। तो उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों मोटर वाहनों में डीजल अथवा पेट्रोल के ईंधन का जो प्रयोग किया जाता है उसके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जिसको कि दम घोटू गैस कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? तो ये है लखनऊ में। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ताला उद्योग अलीगढ़ सही सुमेलित है, कालीन उद्योग भदोही सही सुमेलित है, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर नहीं बल्कि फिरोजाबाद है, और चिकन उद्योग लखनऊ सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चूड़ी उद्योग या कांच नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है, शाहजहांपुर को नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर चरक, जो प्रसिद्ध चिकित्सक रहे, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद के चिकित्सक चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। इनको औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी? तो ये दो थीं, कौन कौन सी दोस्तों? ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत में यूनानियों के संपर्क में आने से भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मिश्रण से गांधार शैली विकसित हुई है। तो गांधार कला शैली का विकास भारतीय और यूनानी शैलियों के मिश्रित होने से हुआ है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो आप जानते हैं मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। तो सही उत्तर है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो सही उत्तर है इंद्र। दोस्तों, इंद्र को ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता माना गया है और इनको पुरंदर की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो सही उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी दोस्तों सातवाहन वंश का शासक था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां और सबसे महान शासक था। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा और शकों को हराया और क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर्ण किया था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? तो सही उत्तर है लोकतंत्र के दो रूप, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये लोकतंत्र के दो रूप हैं। अगला प्रश्न है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा या सोने की मोहरें चलाई थीं? ऑप्शन है ग्रीकवासी, मौर्य, कुषाण शासक या शुंगों ने। तो सही उत्तर है कुषाण शासकों ने। दोस्तों, कुषाणों के पास स्वर्ण का भारी भंडार था, जिससे उन्होंने एशिया के अल्टाई पहाड़ों और रोम से प्राप्त किया था। स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ कुषाण शासक बिम कटफिसेस के काल में हुआ था और कनिष्क के समय तक भारी मात्राओं में स्वर्ण मुद्रा का निर्माण होने लगा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नयनार किससे संबंधित थे? आपको बताना है नयनार जो हैं वो किससे संबंधित थे। तो सही उत्तर है नयनार दक्षिण भारत के शैव संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, गंगों की प्रथम राजधानी क्या थी? तो उत्तर है दोस्तों गंगों की प्रथम राजधानी कुबोलाल या कोलर थी। तो देखिए, कोलर या कुबोलाल थी, जो बाद में तलक्काडू हो गई थी। तो गंगों की प्रथम राजधानी कोलर थी, जो बाद में जो है तलक्काडू हो गई थी। तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में 7 पहाड़ियों के झुंड के शिखर पर स्थित है और ये मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? दोस्तों, हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो यहाँ पर देखिए, रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन का प्रमुख नाटक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में किस युद्ध में हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है टीपू सुल्तान कभी भी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली ने टीपू सुल्तान पर फ्रांसीसियों के साथ मिलने का आरोप लगाकर 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की घोषणा की और 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम में टीपू की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो सही उत्तर है कागज बनाने की कला सबसे पहले चीनियों द्वारा खोजी गई थी। अगला प्रश्न है, न्याय की चेन या न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर न्याय की जंजीर जहांगीर ने बंधवाया था, क्योंकि जहांगीर न्याय करना राजा का व्यक्तिगत दायित्व समझता था।
अगला प्रश्न है, कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, आपको बताना है। सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर या मार्ग कर। तो इसमें से कौन सा कर नहीं लिया जाता है? देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में टोल टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, यह राज्य सरकारों द्वारा लिया जाने वाला कर है। जबकि सेवा कर, शिक्षा कर और सीमा कर ये केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले टैक्स हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? इनके संबंध में जो कथन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा के संस्थापक थे। 10वें ग्रंथ के रचयिता और सभी सही हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ की स्थापना की और 10वें पातशाह ग्रंथ के नाम से भी इनके ग्रंथ को जाना जाता है, उसकी उन्होंने रचना की थी। तो इस हिसाब से सभी कथन गुरु गोविंद सिंह के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। विलियम बेंटिक द्वारा भारत में शिक्षा और जो है सामाजिक सुधार किए गए थे। चार्ल्स मेटकाफ द्वारा भारतीय प्रेस से प्रतिबंधों को हटाया गया था और लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा कि पहला तो दो हो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप मिला लीजिए सही उत्तर। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल का विभाजन नहीं बल्कि बंगाल का द्वैध शासन। बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकाफ ने प्रतिबंध लगाए, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध को हटाया और कर्जन के समय बंगाल विभाजन। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या होता था? तो सही उत्तर है, चौथ एक कर होता था। शिवाजी के शासनकाल में चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी के आय के मुख्य साधन थे। ये कर पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नगरों से अथवा अपने प्रभाव के क्षेत्र के नागरिकों से वसूल किए जाते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया था? तो सही उत्तर है सूरत में। देखिए, सूरत अंग्रेजों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यधिक सुलभ था और अरब सागर नज़दीक होने के कारण अंग्रेज व्यापारी यहाँ से अपना माल आसानी से विदेशों में भेज सकते थे। तो 1613 में सूरत के मुगल गवर्नर से सहमत मिलने के बाद अंग्रेजों ने वहाँ पर अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का प्रमुख कारण क्या था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सैन्य योग्य नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में विफलता और उपर्युक्त सभी। तो इसमें दोस्तों ये सभी कथन सही हो जाएंगे कि ये सभी कारण थे एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार के। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। लॉर्ड ऑकलैंड, इसने न्यायालय में फारसी लिपि की समाप्ति की। मिंटो प्रथम ने रणजीत सिंह के साथ संधि की। एलन बरो ने सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया और डलहौजी ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न है, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? तो सही उत्तर है रोलट एक्ट के विरोध में दोस्तों 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था। आराम हराम है, ये प्रसिद्ध नारा किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि आराम हराम है। अगला प्रश्न है, कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक माने जाते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके JL नेहरू, MN राय, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। तो सही उत्तर है आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों विनोबा भावे गांधी जी के अनुयायी और गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे और इन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण पुस्तक, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है लाइफ डिवाइन के रचनाकार अरविंद घोष हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सुभाष चंद्र बोस, देखिए दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये उग्र विचारधारा के समर्थक थे, ये कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष थे।
जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव इनके समय में 1929 में पास किया गया था। अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट आंदोलन या रेड कुर्ती आंदोलन से संबंधित हैं और सरदार पटेल को बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 4, 2 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंग भंग या बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिमों में तनाव जो है ये करना था। और दोस्तों तत्कालीन गृह सचिव राइसले ने कहा था कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, विभाजित होने से ये कमज़ोर हो जाएगी। तो ये जो है ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? तो ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में पारित करवाने में विशेष योगदान दिया था और इसके नियम 15 द्वारा विधवाओं को कानूनी मान्यता देने में पुनर्विवाह संबंधी कानूनी मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया था विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1940 में। दोस्तों 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की स्पष्ट मांग की थी लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1940 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि वे पृथक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम वाइस प्राइम मिनिस्टर या उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? देखिए ब्राजील धारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये आपका सही सुमेलित है। और हम्बोल्ट धारा दोस्तों ये इसका संबंध दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर से है, न कि उत्तरी प्रशांत महासागर से, इसलिए हम्बोल्ट धारा सही सुमेलित नहीं है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में सही सुमेलित है और अगुलहास धारा हिंद महासागर ये भी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? यहाँ पर देखिए वान राइन सही सुमेलित है, काहिरा नील नदी के किनारे सही सुमेलित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे ये भी सही सुमेलित है, वियना वोल्गा नदी के किनारे ये आपका सही नहीं है। वियना दोस्तों वियना जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है, वोल्गा नदी के तट पर नहीं। अगला प्रश्न है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या है? तो दोस्तों सुत्त पिटक जो है ये बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो सही उत्तर है महालनोबिस मॉडल। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक संचालित की गई और प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण था और भारत में कई उद्योग इसी योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए डोनेट्स कोयला क्षेत्र ये आपका यूक्रेन में स्थित है, कुजनेट्स रूस में स्थित है, लंकाशायर ये यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में और सार कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? तो सही उत्तर है अहिल्याबाई मालवा की रानी थी। अहिल्याबाई जो है इंदौर यानी मालवा क्षेत्र के होलकर शासक मल्हार राव की पुत्रवधू थीं। खांडे राव अहिल्या के पति का निधन मल्हार राव के जीवन काल में ही हो गया था, इसलिए मल्हार राव की भी मृत्यु के बाद राज्य की बागडोर अहिल्याबाई ने संभाली थी। अगला प्रश्न है वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये था दोस्तों क्योटो जापान में। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा। तो सही उत्तर है बेतवा, चंबल और केन यमुना की सहायक नदियां हैं।
रामगंगा जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि यानी रेवियंस के लिए विख्यात है? ऑप्शन है आपके नर्मदा, सोन, चंबल या ताप्ती। तो ये है चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार के महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां पर इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। तो चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसको चंबल खड्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि सौर प्रणाली की सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है शनि ग्रह। दोस्तों कुछ समय पहले तक जुपिटर यानी बृहस्पति को सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह माना जाता था, लेकिन अक्टूबर 2019 ईस्वी में शनि के 20 नए उपग्रहों को खोज हुई है और इसके साथ ही अब शनि पर 82 उपग्रह हो गए हैं और सौर प्रणाली में सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह आपका शनि हो गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन के 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट है ये जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों का उपयोग सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान की तैयारी में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भी पूछे जा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।